अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुबारक के साथ प्रोग्राम आप देख रहे हैं। जो चीज़ आज आपके सामने मैं लेके आऊँगा वो जनाब ये है कि पाकिस्तान में जो जस्टिस आए दिन आप देखते हैं, अब आजकल जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। मौलवी मुश्ताक ये भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। कुछ इनकी रिपोर्ट देखते हैं, कुछ आपको दिखाएंगे कि वोट किस तरह बिकते हैं, आवाज़ें सुनाएंगे, कुरान मजीद का हलफ लिया जा रहा है। पहले ये सुनते हैं, फिर इस पे करेंगे बात। क्योंकि ठीक है, वो भुट्टो की फांसी के बाद कैसे कातिलाना हमलों में बाल बाल बचते रहे। क्या ये सच है कि भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुनाने वाले जस्टिस मौलवी मुश्ताक अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अपने फैसले पर पछताते रहे और जब उनका जनाजा उठा तो शहद की मक्खियों के हमले के बाइस दोस्त अहबाब और करीबी रिश्तेदार भी उनकी मैयत लावारिस छोड़कर भाग निकले। मौलवी मुश्ताक और मलकाए तरन्नुम नूर जहां के माबैन किस नौयत के ताल्लुकात थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक वकील से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले मौलवी मुश्ताक हुसैन की मुकम्मल बायोग्राफी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मुश्ताक हुसैन का खानदान आजादी से पहले मशरकी पंजाब के जालंधर शहर में आबाद था। यहीं रहते हुए उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपनी फैमिली के हमरा लाहौर आकर रहने लगे और शोबा तदरीस से वाबस्ता हो गए। साल 1950 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में बतौर लेक्चरर पढ़ाने लगे। इसके 2 साल बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से वकालत करना शुरू की। अर्ली 50s में नौजवान वकील मौलवी मुश्ताक और उस दौर में सफ़े अव्वल की एक्ट्रेस और सिंगर नूर जहां का एक मुकालमा किताबों में मिलता है। ये 1953 की बात है कि जब मलकाए तरन्नुम नूर जहां ने सिविल कोर्ट में अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के खिलाफ तनसीख निकाह का मुकदमा दायर किया। तब मौलवी मुश्ताक हुसैन शौकत हुसैन रिजवी के वकील थे। अदालत में जरा के दौरान मौलवी मुश्ताक ने नूर जहां पर क्रिकेटर नजर मोहम्मद से मुबैना ताल्लुकात के इल्जामात लगाए तो भरी अदालत में नूर जहां ने मौलवी मुश्ताक को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे नजर के साथ ऐसे ही ताल्लुकात रहे हैं जैसे तुम्हारे साथ। खैर, मौलवी मुश्ताक ये केस हार गए। मौलवी मुश्ताक हुसैन पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ाते रहे और उनकी वकालत का पेशा भी चलता रहा। अयूब खान के मार्शल लॉ के बाद उनका वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट में बतौर जज तकर्रुर कर दिया गया। इस दौरान वो बार पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहे। वो सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान के दौरे हुकूमत में कानून और पार्लिमानी उमूर की वजारत में 1963 से 1964 तक बतौर सेक्रेटरी काम करते रहे। मौलवी मुश्ताक हुसैन 1965 में उस वक्त के पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारी निभाते रहे। फिर जब सकूत ढाका के बाद भुट्टो साहब पावर में आए तो उन्होंने चंद वजूहात के बाइस जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन को तरक्की देने से इनकार कर दिया। वो अलग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक तवील अरसे तक बतौर जज खिदमत देने वाले मौलवी मुश्ताक हुसैन सबसे सीनियर जज थे। भुट्टो साहब के दौरे इक़्तिदार में मौलवी मुश्ताक ने मायूस होकर लंबी छुट्टी ली और वो स्विट्जरलैंड जाकर रहने लगे। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद भुट्टो साहब नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यहाँ एक बार फिर से जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन की एंट्री होती है जो भुट्टो से शदीद नफरत करते थे। जनरल ज़िया जल्दी मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा देते हैं। कुछ अरसे बाद जस्टिस के.एम. समदानी ने भुट्टो की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली तो इसके फौरी बाद चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो साहब का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करते हुए अपनी सरबराही में बेंच कायम कर दिया। यहाँ मैं आप दोस्तों को नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी कत्ल के हवाले से बताती चलूं। एक जमाना था कि नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खासुल खास हुआ करते थे। चंद इख्तलाफात पर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के इनकलाबी MNA नवाब अहमद खान कसूरी को फिक्सअप करने की धमकी दी। ताल्लुकात में इतना बिगाड़ आ चुका था कि नवाब कसूरी
73 के आइन पर दस्तखत न करने वाले इकलौते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 10 नवंबर 1974 की रात नवाब अहमद खान कसूरी एक शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। उनका बेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब गाड़ी लाहौर शादमान गोल चक्कर के पास पहुंची तो नामालूम अफराद ने गोलियों की बौछार कर दी। नवाब कसूरी शदीद जख्मी हुए। उनका बेटा तेजी में गाड़ी भगाकर हॉस्पिटल पहुंच तो गया, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। नवाब कसूरी का बेटा वहां से सीधा इछड़े पुलिस स्टेशन पहुंचा और कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाने लगा। जब थानेदार ने मुलजिम नामजद करने को कहा तो उसने वजीर आजम भुट्टो का नाम ले लिया। ये सुनकर थानेदार की टांगें थर थर कांपने लगी। बात आईजी पंजाब से होती हुई वजीर आला गुलाम मुस्तफा खर और भुट्टो साहब तक पहुंची। जुल्फिकार अली भुट्टो कॉन्फिडेंट थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही वजह थी कि उन्होंने हंसते हुए ये हिदायत दी कि चलो उसे मेरे खिलाफ एफआईआर काट लेने दो, जल्द ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। 3 साल बाद जनरल जिया ने भुट्टो का तख्ता उलटकर कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। मौलवी मुश्ताक हुसैन ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो पर कत्ल के इल्जाम का हसास तरीन मुकदमा सुना। बताया जाता है कि पेशी के दौरान मौलवी मुश्ताक का भुट्टो साहब से रवैया इंतहाई सख्त होता था। वो भुट्टो को सिर्फ नाम का मुसलमान कहते हुए अक्सर उनकी तस्दीक करते। एक मौके पर चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने फाइल भुट्टो के वकील एमडी अवान के मुंह पर दे मारी थी और फिर 18 मार्च 1978 को चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच ने जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए सजाए मौत का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बरकरार रखा, जिसके बाद 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जनरल जिया हक के दौर में जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनाए गए। बाद अज़ा उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जज भी लगाया गया। भुट्टो साहब की फांसी के बाद जुल्फिकार तंजीम ने जस्टिस मौलवी मुश्ताक को जान से मारने का मंसूबा बनाया। मैं आपको चौधरी ज़हूर इलाही की बायोग्राफी वीडियो में बता चुकी हूँ कि 25 सितंबर 1981 को जुम्मतुल मुबारक के रोज चौधरी ज़हूर इलाही अपनी कार में लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मुश्ताक। अच्छा नाज़रीन, मेरा ख्याल काफ़ी है। ये मैंने इसलिए रिपोर्ट आपके लिए तैयार की कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का मसला है कोई आज से नहीं है, काफ़ी सालों से ये सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में। आप देखें कि जिस तरह इस रिपोर्ट में बताया गया कि भुट्टो साहब को ये उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे ऊपर कत्ल का मुकदमा चलेगा, मुझे सजाए मौत हो जाएगी। यही सोच इन तमाम बड़े लोगों की है यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि पहले थोड़े बहुत कवानीन थे और फिर फ़ौज के पास ज़्यादा ताकत थी और जनरल ज़िया हक ने भुट्टो को तो लटका दिया। मगर आज के दौर में किसी बड़े आदमी को आप देखते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, यही सिलसिला चलता रहता है। और अगर आप देखें तो जो इंसाफ के तकाज़े आज पूरे किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने। लोग जो आजकल एक सोशल मीडिया पे भी और दूसरी मीडिया पे भी वीडियो चल रही है, मैं वो भी वाज़े सुनाऊंगा कि वोट भी बिक रहे हैं, वो भी अपनी मानत का हक अदा नहीं कर रहे, जज भी अपनी मानत का हक अदा नहीं कर रहे, इदारे भी नहीं कर रहे। तो ख़राबी ये पाकिस्तान में कोई आज से नहीं है, काफ़ी अरसा से ये सिलसिला जो है ये ख़राब जा रहा है, लेकिन किसी ने इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि ठीक कौन करेगा जब आप देखें चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम आ जाएंगे, फ़ौज पे इल्ज़ाम आ जाएंगे, वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम आ जाएंगे, तो ठीक करने वाला तो आपको फिर कोई बंदा नज़र नहीं आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक ऑडियो सुनानी है जिसमें कुरान मजीद पे हलफ लिया जा रहा है, उस पर भी थोड़ी बहुत ही बात करेंगे। अभी प्रोग्राम जारी है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, आप पीछे देखते रहेंगे, वीडियो भी चल रही है और इसमें जनाब ये 5 तारीख को जो इलेक्शन है वो ज़िमनी इलेक्शन है, उसके लिए हल्फिया बयान लिया जा रहा है। आवाज़ बहुत स्लो थी, मैंने कोशिश की कि आपको उनकी आवाज़ भी सुनाई जाए, मगर काफ़ी मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से आवाज़ तो नहीं हम सुना सके। मगर वहाँ पे ये जनाब चल रहा है सिलसिला कि लोगों से हल्फिया बयान और कुरान मजीद पे ये बयान लिया जा रहा है कि आप
वोट जो है वो नून लीग को देंगे। अब जिस मुल्क में जज बिकते हों, वकील बिकते हों, वोटर बिकते हों, मेरा ख्याल था कि इनको ये हल्फिया बयान ख़त्म नबूवत पे भी लेना चाहिए था, क्योंकि हर जगह पे तो ये हल्फिया बयान के लिए फॉर्म बना रहे हैं। एक ऐसे भी फॉर्म लें, उस पर फिर बेहतर रंग पे ज़्यादा काम अच्छा कर सकते हैं। बात बताने का मकसद ये है कि काफ़ी दिनों से आप देख रहे, कभी कोई ऑडियो सामने आ जाती, कभी कोई वीडियो सामने आ जाती, और फिर ये सिलसिला पाकिस्तान में एक ऐसा रंग अख्तियार कर चुका कि हर बंदा वीडियो ऑडियो के चक्कर में पड़ा हुआ। कहीं ये आपने देखा होगा कि ये जो मरीम नवाज है, उसने जनाब मीडिया पे इतना खर्चा किया, इतने इश्तिहारात उसको दी। अगर गौर करे तो इसका बाप था वज़ीर आज़म। सोचने वाली बात, इसके पास क्या अख्तियारात थे ये काम करते, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। एक वज़ीर आज़म की बेटी थी ना, मगर कोई ना इसके पास जिम्मेदारी थी, ना कोई ये इलेक्शन जीत के वहाँ पे पहुँची थी। तो ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो पूरा सिस्टम है उसका आप खुद देख लें तो बेड़ा गर्क हुआ है। अगर आप देखें तो हल्फिया बयान आज फिर अदालतों में जिन लोगों के लिए लिए जा रहे हैं, वो कल तक लोगों के फैसले करते थे। एक चीज़ आप गौर करें कि कोई भी काम होता है उस वक्त सामने नहीं आता। 30 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, फिर जनाब वो लोग कहते जी ये हुआ वो हुआ। इलेक्शन करीब आएंगे, पत्ते फेंकने शुरू कर देंगे, तो कहीं पे भी आपको ईमानदारी नज़र नहीं आती। कल मैंने एक प्रोग्राम किया था वो शज़ान पे, लोगों ने बड़ा पसंद किया और शुक्रिया भी अदा किया, मैं अभी उनका शुक्रगुजार हूँ। जो असल चेहरा इन लोगों का ये नहीं, खाने पीने में ये सिर्फ करते हैं ये मिलावट, इनके ईमान में मिलावट, इनके हल्फिया बयान। आप कुरान मजीद उसको पता ही नहीं होना कुरान मजीद का भी किसमें लिखा किया है, जिन लोगों से ये हल्फिया बयान ले रहे हैं कि वोट नून लीग को देंगे। आप खुद गौर करें। तो जब ये लोग सोचते हैं कि इस वक्त हमारे पास पावर है, हम जो दिल चाहे हम कर सकते हैं, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर जाता। आज देख ले आप जरदारी की हालत देख ले, वो क्या ज़िंदगी में करता रहा, लेकिन एंड उसका भी देख ले अब क्या हालात है उसके। तो जब ये लोग चले जाते, कहते जो मर जाए उसको जरा बुरा बुलाना, क्यों अब डाकू को जब मर जाएगा तो उसको हाजी तो नहीं कहना शुरू कर देना, डाकू ही कहना ना। तो ये हालात इन लोगों के जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही अफसोसनाक है। अब जो लोग वोट इस तरह बेच रहे हैं और 500 रुपये 1000 रुपये में ये वोट बिक रहे हैं, ज़्यादा नहीं, गरीब के लिए इतने ही बहुत है। उसने सोचा काम पे क्या जाना, चलो इधर ही लगा लो। जब उसने वोट डालने जाना उसको पता भी नहीं चलना कि शेर किधर है, गिदड़ किधर है, फलां किधर है, ये किधर है, वो किधर है। इतनी अक्ल ही नहीं उन लोगों में। अक्ल हो तो ये लोग वोट बेचने ना जाए। कभी आप यूरोप में ये चीज़ें नहीं देखेंगे, कभी ये नहीं देखेंगे कि 30 साल बाद ये चीज़ निकल आई, 20 साल बाद ये चीज़ निकल आई। ये हमारे ममालिक में ये मुसीबत है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही बहुत है। और कोरोना के बारे में बता दें कि नए कवानीन अब आ रहे हैं, उसमें जो इंग्लैंड में है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आपको वो टेस्ट बुक करवाना पड़ेगा, और वो जब आप टेस्ट करवा के वापस भिजवा देंगे, रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी आप घर से बाहर नहीं जा सकते। जल्दी आ जाता है, 2-3 दिन में, 1 दिन में भी आ जाता है, मगर उस वक्त तक आपको अपने घर में रहना होगा और घर नहीं छोड़ सकते आप। ये जो इंग्लैंड वाले हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर नया एडुकेटेड फॉर्म भी है, उसमें कुछ चेंजिंग भी की है, कल मुझे पता चला। तो ये ख्याल करें। जर्मनी में बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस में इजाफा हो रहा है, इसी तरह इंग्लैंड में, पूरा यूरोप इसकी लपेट में आया हुआ है। 7 मुल्कों पर पाबंदी है इस वक्त जो अफ्रीका के, और वो जनाब अब देखते हैं क्या बनता आने वाले दिनों में। 2 केस कल इंग्लैंड में भी वो अफ्रीका वाले जो सामने आए हैं, जर्मनी में भी सामने आए हैं। तो इस पर गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि कंट्रोल किया जाए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। जुड़े रहना टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें।